वेलकम इन मिशन स्टडी। हमने हम जो है क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हम पढ़ रहे हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। इससे पहले हमने जो है बहुत सारे अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स को हमने इसमें पहला चैप्टर को पढ़ा। तो आज इस चैप्टर का अंतिम ये टॉपिक्स है, अंतिम वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप्स इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इन मैच्योर इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग। आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है क्रॉप्स का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टास्क होता है। अब हार्वेस्टिंग कहते किसको है, तो इसका व्हाट इज हार्वेस्टिंग एक क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर आप लिखो, द कटिंग ऑफ ए क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब ये मैच्योर हो जाता है क्रॉप्स, उसको फिर काट लेना ही, फसल को काट लेना ही क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। In harvesting, crops are pulled out or cut close to the grounds. ये हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो क्रॉप्स होते हैं उसको या तो निकाल लिए जाते हैं या फिर उसको ग्राउंड से काट लिए जाते हैं। It usually takes 3 to 4 months for a cereals crop to mature. ये सीरियल क्रॉप्स को मैच्योर होने में 3 से 4 महीने का इसमें समय लगता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज एदर डन मैनुअली बाय सिकल्स और बाय अ मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो है हमारे कंट्री में या तो मैनुअली जो है सिकल्स यानी कि इसके द्वारा, हसुए के द्वारा होता है, या फिर मशीन्स के द्वारा होता है, जिसको हार्वेस्टर कहते हैं। In the harvested crops, the grain seeds needs to be separated। और इसमें जो है हार्वेस्टिंग क्रॉप्स जो होता है उसमें उसके जो अनाज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। कब, किससे, फ्रॉम द चॉफ, उस चॉप से उसको हम अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये फसल को मशीनों के द्वारा काटा जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है। दिस इज कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड द कंबाइन, और ये जो है जिस मशीन के द्वारा इसको किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन बोलते हैं। विच इज इन फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर, जिसमें कि हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों ही लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फार्मर्स विथ a small holding of lands do the separations of grains and crop by winnowing। अब फार्मर्स क्या करता है, जो स्मॉल होल्डिंग लैंड्स, छोटे जगह वाले जो फार्मर्स होते हैं, वो इस ग्रेन्स को जो है इस ग्रेन्स और चाफ को जो है क्या करते हैं, विनोइंग के द्वारा हार्वेस्ट सेपरेशन कर लेते हैं। यू मे ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, जो जिसके विनोइंग क्या होता है इसके बारे में आप क्लास 6 में पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क, और ये स्टोरेज जो होता है, रख रखाव जो होता है, इसको वो भी एक महत्वपूर्ण टास्क होता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू कीप्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम हार्वेस्टेड ग्रेन्स को, अनाज को जो है लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो इसे ये महत्वपूर्ण होता है कि हम उसे मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखें। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर्स। हार्वेस्टेड ग्रेन्स में क्या होता है, बहुत अधिक मॉइस्चर्स होते हैं। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स इन सीड्स आर स्टोर्ड without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them
अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर बहुत होता है। अगर हम इस मॉइस्चर को बिना सुखाए हुए यानी सीड्स को बिना ड्राई किए हुए अगर हम सीधे स्टोर करके रख लेते हैं तो ये या तो स्पॉइल्ड हो जाएगा या फिर बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है इसके ऊपर अटैक हो जाएगा और जो है जर्मिनेशन के लिए ये अनफिट होगा। Hence before storing them, इसलिए इन्हें स्टोर करने से पहले the grains are properly dried in the sun to reduce the moistures in them। इसीलिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले सूरज की धूप में हमें इसे जो है सुखा लेना चाहिए जिससे कि इसकी मॉइस्चर कम हो जाए। This prevents to attack by the insect पेस्ट्स बैक्टीरिया एंड फंगई। और इससे क्या होता है बैक्टीरिया और फंगई और भी इंसेक्ट्स के द्वारा अटैक से इसे बचा लिया जाता है। ठीक है, आगे है फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। फार्मर्स जो होते हैं इस ग्रेन्स को स्टोर करके जो है ना जूट बैग्स या फिर मेटालिक बिन्स में इसको रख लेते हैं। However, large scale storage of grains is done in soil silos and granaries to protect them from pests like the rats and insects। ठीक है, और फिर यहाँ तक कि लार्ज स्केल पे जो स्टोरेज होते हैं ग्रेन्स उसको भी हमें जो है रैट्स और इंसेक्ट से बचा के रखना पड़ता है। ड्राइड नीड्स लीव्स आर यूज्ड फॉर द ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। और सूखे हुए नीम के पत्ते भी हम इसे जो है स्टोरिंग करते टाइम उसमें हम डाल के रख लेते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और बड़े स्केल पे जब हम किसी गोडाउन में उसको हम बड़े क्वांटिटीज में इस अनाज को हम रखते हैं स्टोर करके तो हमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स का भी उपयोग करना पड़ता है जिससे कि उसमें पेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे सुरक्षा पहुंचाया जा सके। आगे है फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। देखिए फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, अब मिल्क किससे प्राप्त होता है तो कॉ, बफेलो, सी गोट, सी कैमल से। आगे है आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that the plants animals also provide us with the different kinds of foods। और इस टेबल्स को कंप्लीट करने के बाद इसमें फूड कहाँ से और किस सोर्स से आता है वो सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें ये पता चलेगा कि हमें फूड जो है ना प्लांट और एनिमल से कैसे प्राप्त कहाँ से प्राप्त होते हैं। मैनी पीपल्स लिविंग्स इन द coastal areas consumes fish as a major parts of their diet। जो लोग जो है कोस्टल एरिया में रहते हैं यानी समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं वो अपने डाइट में अधिक से अधिक मछलियों का सेवन करते हैं। In the previous classes you have learned about the foods that we obtain from plants। इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा तुमने कि हमें जो भोजन प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं प्लांट से प्राप्त होते हैं। We have just seen that the process of crop productions involves a number of the steps like the selections of seeds, sowing etc। और इस तरह से प्रोसेस क्रॉप्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस में जो है ना अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जैसे कि सीड्स के सिलेक्शन फिर उसके सोइंग पे और इस तरह से। Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। उसी तरह से जैसे क्रॉप्स को हम करते हैं अलग अलग स्टेप में उसी तरह से एनिमल को भी हमें रेयर करने के लिए उसे भी फार्म में या घर में हमें अलग अलग स्टेप्स का जो है वो चुनाव करना पड़ता है। उसको भी अलग से एक प्रॉपर फूड हमें देना पड़ता है, शेल्टर उसको घर देना पड़ता है, उसके एक प्रॉपर केयर करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हम उसका रेयरिंग कर सकते हैं।
When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. और इसी को जब हम large scale पे करते हैं तो उसी को animal husbandry कहते हैं। तो चलिए, आपका ये चैप्टर साइंस का पहला क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अब खत्म हुआ। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताओ कमेंट करके। अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करो इसे, और भी जो अलग अलग टॉपिक्स पे बने हैं वीडियो वो भी आप देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर हम अब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।